इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से अक़ीदतों का खिराज ज़वात मुक़द्दसा के हुज़ूर। प्रोग्राम सक्सेसमेंट्री में मैं हूँ आपका मेज़बान गज़नफ़र जावेद। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे शानदार लोगों से, ऐसी कामयाबी की दास्तान हम आपके सामने पेश करते हैं कि जिन्होंने जिन शख्सियात ने ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय किया और आज वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं, आज जिनके साथ हम मौजूद हैं, उन्होंने जो ऐसा काम कर रहे हैं, एक ऐसा इदारा कायम किया 27 बरस पहले इनके फादर ने, और उसको लेकर के चले। डे फर्स्ट से इन्होंने इसके ऊपर काम किया और आज इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है डॉक्टर सज्जाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी सेंटर में हम इस वक्त मौजूद हैं। और आज हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं इनके CEO सैयद आमिर सज्जाद साहब से। आइए नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके ख़यालात के अक्स को। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये 27 साल का जो सफ़र था, सबसे पहले आपने कैरियर का जो आगाज़ किया वो क्या वजूहात थी कि आपने यही इदारा यही काम करने को चुना? क्योंकि आपके वालिद साहब का एक तवील अरसे का जो है सफ़र है मेडिकल लाइन से, आपकी कोई वाबस्तगी थी नहीं, आप इस लाइन में क्यों आए, इसकी क्या वजह बनी? जी, ये इसको मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं आपकी किस्मत में, और अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना। ये एक बहुत ही नेक काम है। इसका जो सारा क्रेडिट है और इसका जो फूल कहेंगे, जैसे कि बीज जो बोया, वो मेरे जो फादर हैं, जो चेयरमैन हैं हमारे ग्रुप के, डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन साहब, तो उनकी जो है सारी मेहनत है। और मैं उनके साथ शुरू से मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसके अंदर हम काम करते रहे। डॉक्टर सज्जाद जो हैं मेरे फादर, उन्होंने डॉ मेडिकल से अपना मेडिकल का जो है MBBS की डिग्री वहाँ से कंप्लीट की। उसके साथ फिर वो सिविल हॉस्पिटल में रहे, और सिविल हॉस्पिटल में जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है, उस पर भी उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। और उसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि बेड के हिसाब से उस वक्त तक का जो सिविल हॉस्पिटल था, और वो पाकिस्तान का बेड के हिसाब से सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, और मे भी शायद आज भी हो, तो उसको उन्होंने रन किया हुआ एक बहुत बड़े हॉस्पिटल। उसके साथ फिर एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट को भी उन्होंने लुक आफ्टर किया। तो ये कि उनका एक बहुत ही वसी तजर्बा है, एक विजनरी आदमी है, और उनको जो है ये एक जब अपॉर्चुनिटी मिली, उनको समझ में आया कि ये इस तरीके का भी एक काम है IVF का जो अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है IVF, मैं ये जानना चाहता हूँ नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन तक ये बात पहुँचे कि जब इनका सारा अरसा जो गुज़रा सिविल हॉस्पिटल में सारा कैरियर था, तो ये ज़रूरत क्या महसूस हुई कि ऐसा इदारा होना चाहिए IVF का? ये बात की बात है, सिविल हॉस्पिटल से वो वहाँ से आगे बढ़ चुके थे, फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट में थे, और वहाँ उनको जब इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला तो कराची में इसकी कमी थी। कराची में सेंटर्स नहीं थे बिल्कुल भी, या एक आध कोई सेंटर था, और तो इसकी एक बहुत ही बड़ा एक स्पेस मौजूद था इसमें एंटर होने का। तो मैं यही कहूँगा कि एक राइट टाइम पे अल्लाह ताला ने हमें इसमें एंटर किया, और ये हमारा फैमिली बिजनेस है। 1998 में इसकी शुरुआत हुई, और अब माशाल्लाह से आज इसको तकरीबन 26-27 साल हो चुके हैं। 27 साल हो गए। और ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी 18 से ज़्यादा शाखें पाकिस्तान में मौजूद हैं माशाल्लाह, और पाकिस्तान का ये इस वक्त सबसे बड़ा इदारा है। पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का ये सबसे बड़ा इदारा है IVF और जेनेटिक्स इंडस्ट्री में। हम माशाल्लाह से नंबर 1 पे स्टैंड करते हैं पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत खुशी की भी बात है कि आपने जहाँ से डॉक्टर सज्जाद ने जहाँ से सफ़र शुरू किया और जहाँ इसको ले आए, और उनकी खिदमात को जो सामने रखते हुए जो प्रेसिडेंट हैं जो रहे पिछले, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी अपने दौर में जो है गवर्नर हाउस में उनको एक अवार्ड से नवाजा। जी। तो उनकी खिदमात जो डॉक्टर सज्जाद की हैं, तो ये बहुत बड़ी एक बात है।
इसके साथ फिर ये भी आपको बताना चाहूँगा कि आप देखें कि आपके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद हो, बिल्कुल, और आपके पास बेतहाशा दौलत हो, तो आप ये सोचें कि दौलत आदमी कमाता क्यों है। दौलत आदमी कमाता है अपने बच्चों के लिए, और अगर आपके बच्चे ना हो तो वो दौलत किस काम की। तो आपके पास दुनिया की सारी चीज़ें हो, सारी नेमतें हो, सारी बेतहाशा दौलत हो, और औलाद ना हो तो आपकी ज़िंदगी में रंग नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और औलाद होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। तो ये एक मैं कहूँगा बहुत ही एक नेक काम है, फैमिलीज़ को कंप्लीट करना। इसके लिए अल्लाह ताला ने जैसे कि हमें चुना, तो आप ये कहना भी सही होगा कि अगर जैसे लोगों की जो ज़िंदगी है उसके अंदर ज़िंदगी की ही कमी है, और उसी ज़िंदगी की कमी को हम पूरा करते हैं ज़िंदगी दे के। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि हर चीज़ जो है अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। हमारी टीम पूरी कोशिश करती है, और पूरी कोशिश करने के बाद जो है अल्लाह ताला के हुक्म से फिर ट्रीटमेंट के बाद ये पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि जी जाहिर सी बात है कि बच्चे की हार्ट बीट आ गई है। तो वो एक बहुत ही खुशी का लम्हा होता है। उसकी हम सेरेमनीज़ भी करते हैं। पेशेंट की जब हार्ट बीट आती है तो हम अपने रिसेप्शन पे पेशेंट को भी मदऊ करते हैं। मैं ख़ुद भी जाता हूँ, हमारी पूरी टीम खड़ी होती है। क्या बात है। और जो बाकी जितने पेशेंट्स हैं उनके सामने हम ये बताते हैं फ़ख्र के साथ कि हमारी जो टीम है डॉक्टर सजाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट की, उन्होंने इनका जो ट्रीटमेंट किया तो आज अल्लाह के फजलो करम से उनके बच्चे की हार्ट बीट आ गई। तो मैं उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है उस पूरी तकरीब का, वो जो मैं देखता हूँ वो ये होता है कि जब पेशेंट से मैं ये सवाल करता हूँ कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा डॉक्टर सजाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में, तो वो मेरा फेवरेट सेगमेंट भी आप समझें कि होगा। और क्योंकि उसमें जो हम क्या कह रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पेशेंट जो कह रहा है ना, आपका जो पॉजिटिव पेशेंट है, आपकी सर्विस के बारे में, आपके इदारे के बारे में, वो बहुत मैटर करता है। और जिसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आया हुआ है तो वो जब अपने लफ्ज़, अपने अल्फाज जो कहते हैं तो उनसे कहा नहीं जाता। जो उनके तासुरात होते हैं बिल्कुल वो बयान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो तकलीफ़ से जो इंसान गुज़रता है, चाहे वो किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो, उस तकलीफ़ का दर्द सिर्फ उसी को होता है और वही महसूस कर सकता है। कोई और इंसान उस तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकता। और हमारे माशरे में वैसे भी ये एक टैबू है कि इलाज में देर करते हैं, घर में बताते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं बताते। तो माशरे के अंदर आज भी पाकिस्तान के अंदर इनफर्टिलिटी या बांझपन कह लें इसको, इसके अंदर अवेयरनेस की बेतहाशा ज़रूरत है। ये तो खुशआइन बात है कि इस तरह के सेंटर्स खुल गए हैं, और आप जैसे सेंटर्स और भी बनने चाहिए। पाकिस्तान में इसकी कमी है। बिल्कुल समझ लें कि मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में कोई 22-23 सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में तकरीबन। और इसमें देखा जाए तो आपका वो सेंटर वाहिद सेंटर है जिसमें एक ही विंडो के अंदर सारी, यानी पेशेंट को सिर्फ आना है, आकर सारा ट्रीटमेंट यहीं मौजूद है। और इसमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है सर कि लोग ये समझते हैं कि बांझपन ही सारा मसला है। कई ऐसे मसाइल हैं जो इसके अलावा भी हल किए जा सकते हैं, लेकिन दिखाते नहीं लोग जाके, पेशेंट्स आते नहीं हैं आपके पास। इसीलिए हमने जो है फ्री कंसल्टेशन ऑफ़र करते हैं, मुफ्त मशवरा। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट कम से कम आए और टाइम अपना वेस्ट ना करे, और आके कम से कम ये तो पूछ ले और समझ ले कि उसके मसले का हल क्या है। यानी डायग्नोज तो हो जाए कि असल बीमारी है क्या। और बैठ के इसके अंदर जो मर्द है, मर्द का ये है कि उसका अगर सब चीज़ें सही हैं तो वो जब तक ज़िंदा है वो बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन फ़ीमेल का अगर हम देखें तो फ़ीमेल में ऐसा नहीं है। फ़ीमेल की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके सक्सेस के चांसेस कम होते जाते हैं। उसकी एग प्रोडक्शन जब शुरू होती है उससे लेके एग प्रोडक्शन बंद होने तक उसका जो एग की क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट होती है। तो जैसे एज बढ़ रही है सक्सेस के चांसेस कम हो रहे हैं। और फिर डिफरेंट बॉडीज़ डिफरेंट तरीके से उसे देखती हैं, जैसे कि 45 की एज में, 42 की एज में, इवन 50 या अर्ली 50s, तो आपकी जो एग की प्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली बंद हो जाती है। सही है। फीमेल्स की
उसके बाद वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अभी रिसेंटली मैंने एक रुझान भी देखा, वो ये देखा है कि एक और जगह बहुत अवेयरनेस की कमी है पाकिस्तान के अंदर, इस ट्रीटमेंट में तो है ही, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में भी आई और मैंने कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं, फीमेल्स हैं, जिनकी शादियां नहीं होती। बिल्कुल, और उनमें कुछ ऐसा मसला होता है। बिल्कुल। और पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं कि ना जाया जाए, यानी वो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए भी इज्तनाब करते हैं। बिल्कुल, तो उनका मैंने ये देखा है कि उनकी जब वो एज करीब आ जाती है, जहाँ पे उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर एग प्रोडक्शन तो बंद हो गई, तो फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं अपना। तो ऐसी फीमेल्स जो हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनके लिए मेरा ये मैसेज है, और जिनकी एज बढ़ती जा रही है, वो अपने एग जितनी जल्दी फ्रीज करवा लें, तो उसमें उनका फ़ायदा ये होगा कि आगे जब भी उनको ट्रीटमेंट कराना है तो कुछ अरसे के अंदर, तो वो पॉसिबल है उन्हीं का एग यूज़ होगा, तो बच्चा उनका हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास फ्रीजिंग फैसिलिटी भी है। हम स्पर्म को, एग को और एम्ब्रियो को फ्रीज़ कर सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अल्लाह की कुदरत ये है कि इसे आप अगर 1000 साल बाद भी निकालेंगे तो स्पर्म भी ज़िंदा होगा, एग भी ज़िंदा होगा और एम्ब्रियो भी ज़िंदा होगा। और लेकिन यूटिलाइज तो क्योंकि उन्हीं में करना होता है, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है उनका, तो हस्बैंड और वाइफ के अंदर ही, तो उनको उस हिसाब से फिर हम देखते हैं। तो आप इसके अंदर जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रीटमेंट के साथ IVF के अब हम जेनेटिक्स में भी काम कर रहे हैं। इसमें 27,000 हैं जीन म्यूटेशन, 27,000, जिसके अंदर हम टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि कोई ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं है जो आगे फैमिली से कैरी ऑन कर गई। एग्जाम्पल दे के आपको समझाना चाहूँगा इसका, अल्फा थैलेसीमिया का। हमारा जो खित्ता है ये एशिया का, इसके अंदर इंटर कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसका बहुत ज़्यादा रुझान है। इसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा है। तो बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो पैदा होता है तो RBC वो ख़ुद बनाना शुरू करता है, अपना RBC कहलाता है रेड ब्लड सेल, वो टूटना शुरू हो जाता है। एक लेवल है रेड ब्लड सेल्स का, RBCs का, जो बॉडी में हम सबको मेंटेन करना पड़ता है। उस RBC को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो टूटते जाते हैं उसके सेल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। और ऐसे बच्चों की एज जो है वो 21-22 साल से ज़्यादा भी नहीं होती, और थ्रू आउट लाइफ एक तकलीफ़ से माँ बाप को गुजरना पड़ता है। तो बिफोर कंसेप्शन एम्ब्रियो को टेस्ट करके PGT के ज़रिए, प्री जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए हम बता सकते हैं कि कौन से एम्ब्रियो में प्रॉब्लम है, कौन सो में नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम जैसे अब नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, उसके अंदर भी जेनेटिक म्यूटेशन है, उसकी भी टेस्टिंग है। तो ये एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना इलाज जो है करा सकते हैं। अच्छा, इलाज ये महंगा बहुत है, इसकी क्या रीज़न्स हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा, जो कोई गरीब है, ऐसा तबका भी तो है जो, उनके लिए भी तो ज़ाहिरी बात है, औलाद तो उन्हें भी चाहिए, सबको ही चाहिए, तो वो कहाँ जाएँ? उसके लिए कोई आपके इदारे में कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट है, कोई ऐसी चीज़ है? इसका मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में सबसे जो सस्ता अगर इलाज है IVF का दुनिया में, तो वो पाकिस्तान में। ओके। उसकी वजह यह है कि जैसे अब रमज़ान के अंदर हम एक पैकेज भी ऑफ़र कर रहे हैं। पैकेज हमारा इस वक्त चल रहा है 6,90,000 का, तो उसमें हम दे रहे हैं 1 लाख रुपए का डिस्काउंट। सही है। क्योंकि 25वीं एनिवर्सरी भी हमारी गुजरी, उसके लिए PGT जो है वो हमारा है 1150 का, उसमें 1.5 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो पड़ रहा है 10 लाख का। अगर आप यही प्रोसीजर जो 6,90,000 का है, ये जाके आप दुबई में कराएं, UK में कराएं, अमेरिका में कराएं, तो ये प्रोसीजर आपको कॉस्ट करता है 50 से 60 लाख रुपए। तो ये डिफरेंस है कॉस्ट का। तो बहुत कम कॉस्ट के ऊपर पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल, इसकी ये एक और वजह ये भी है कि क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है, तो बाहर से बहुत लोग हमारे पास आते हैं, अमेरिका से, यूरोप से, पाकिस्तानी जो हैं, और क्योंकि वहाँ इतना एक्सपेंसिव है, वो यहाँ आके ट्रीटमेंट करा के रह के भी चले जाते हैं, तब भी उनके पैसे बच जाते हैं। सही है। तो इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सज्जाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट जो है, उसमें आप रब्ता कीजिए। हमारी जो वेबसाइट है वो है australianconcept.com, उस पर रब्ता कीजिए, ताकि ये कि जल्द से जल्द जो है आप आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएँ।
तो जो मुस्तहकीन का, जैसे मैंने कहा, ऐसे लोग, तो वो कैसे ट्रीटमेंट आपके यहाँ जिक्र करना चाहूँगा उनका जिनकी वजह बदौलत में दुनिया में तशरीफ़ लाया, और वो मेरी माशाल्लाह से वालदा मोहतरमा साहिबा मिसेस रज़िया सज्जाद। अच्छा, वो एक ट्रस्ट चलाती हैं जिसका नाम है एंजल ट्रस्ट। और एंजल ट्रस्ट, एंजल मतलब फरिश्ता, तो हम चाहते हैं कि जो बच्चा है वो भी एक फ़रिश्ता होता है, तो वो उन लोगों के घर आए, बहुत जल्द आए जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम ऐसे जितने भी पेशेंट्स हैं जो अनअफोर्डिंग हैं उनकी माली माउनत करते हैं, उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि इदारा ख़ुद भी उसमें पैसे डालता है, तो उसमें मैक्सिमम हम क्या क्या कर सकते हैं, किन किन का। और यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे हमने पैसे ही नहीं लिए और उनका ट्रीटमेंट किया और उनका बच्चा भी हो गया माशाल्लाह, और पॉजिटिव हो गए, बच्चा भी हो गया। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। आप देखें कि ये कैसी दुआएं देते होंगे वो लोग। बेशक सही बात है, आपने तो इतनी बड़ी खुशी उन्हें दे दी। बिल्कुल, और इवन जिनसे पैसे नहीं लिए वो भी, और जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया पैसे दे के, जिनके बच्चे हो गए, क्योंकि देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, बेशक हमारी तो पूरी कोशिश होती है। तो ये इस तरीके से सही बात है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जो IVF के प्रोसेस में अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो औरत और मर्द दोनों का यकसा ही मसला होता है बांझपन में, या सिर्फ औरत ही ज़िम्मेदार होती है? हमारे माशरे का जो अलमिया है तो औरत को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अफसोसनाक और एक दर्द भी इसमें होता है हमारे, मतलब है कि हम लोगों को ये देख के कि माशरे में औरत को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो औरत को नहीं देना चाहिए, सही, और मर्द को ख़ुद भी देखना चाहिए। सही, इस तरीके के ट्रीटमेंट के उसमें जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कपल आता है, वो टेस्ट कराता है, टेस्ट कराने के बाद ये पता लगता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेल में भी हो सकता है, प्रॉब्लम फीमेल में भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि दोनों में प्रॉब्लम है, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि टेस्ट नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और दोनों हेल्दी हैं, और फिर भी बेबी नहीं हो रहा। तो ये इस तरीके से, तो ये अल्लाह की कुदरत होती है उस वक्त, उसमें अल्लाह की कुदरत होती है, लेकिन अल्लाह ने भी उसका रास्ता ऐसे ही बनाया है कि ट्रीटमेंट के ज़रिए। तो इसके अंदर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर 15% जो आबादी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इनफर्टिलिटी से किसी न किसी स्टेज पे उनको इनफर्टिलिटी का मुतासर होते हैं, और उनको ऐसे किसी भी सेंटर में जाके, जैसे डॉक्टर सज्जाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट है, उसमें इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनको जो है हेल्प की ज़रूरत होती है। और उसके अंदर फिर एक बहुत ही कम तादाद है जिसके अंदर 1 से लेकर 3% तक होंगे वो लोग जिनको फिर IVF और इसकी तरफ जाना पड़ता है। सही, और फिर उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। IVF ट्रीटमेंट की कहीं बात होती है तो कई ऐसे ख़ानदान हैं कि वो चाहते हैं कि जी उलमा कराम से पूछा जाए इस मामले के ऊपर, तो ये हलाल है कि हराम है, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? इसमें मेरा कहना ये है कि इसमें जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके पास, हमारे पास भी फतवा है जामा अल अज़हर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इस्लामिक हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं हम उन्हीं के फतवे को फॉलो करते हैं। तो वो बिल्कुल एक मुस्तनद आप समझें कि जो उनके फतवे होते हैं, तो उनका इस पे फतवा है, उस पे ये लिखा है, उसको अगर मैं तर्जुमा करके आपको बताना चाहूँ तो वो ये है कि जो हस्बैंड है उसका स्पर्म अगर यूज़ हो रहा है बीवी के एग के साथ, तो फिर तो वो प्रोसीजर हलाल है, तो हलाल है, सही है, ये उसमें चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। तो इस्लामिक कंट्री में तो ये इसी तरीके से हम करते हैं और इसी पैरामीटर को फॉलो करते हैं। और बैरून मुल्क में देखा जाता है कि वो सरोगेसी का जो एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल उसे लिया जाता है, तो वो हलाल नहीं, वो हराम है। वो हाँ बिल्कुल वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ये भी नहीं है, हमारे यहाँ डोनर सिस्टम भी नहीं है, हमारे यहाँ
बिल्कुल सिर्फ जो मियाँ हैं और जो बीवी हैं उन्हीं का आपस में, जिनका एक शरई तौर पे जो निकाह हुआ है, सही, उन्हीं को, क्योंकि ये वही प्रोसीजर है जो इनसाइड द बॉडी होता है नेचुरली। बिल्कुल ये प्रोसीजर हम करते हैं आउटसाइड द बॉडी। सही है, इसमें ये मतलब प्रोसीजर वही होता है, लेकिन वो आउटसाइड द बॉडी आप Outside करके the उसे फिर ट्रीटमेंट करके उसे पेशेंट को इन जैसे इक्सी कहलाता है, ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मिक इंजेक्शन। ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी है। इंट्रा मींस एंटर, साइटोप्लाज्म जो होता है वो एग का जो वॉल होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक मींस एंटर किया साइटोप्लाज्म के अंदर। सही है, स्पर्मिक इंजेक्शन, स्पर्म का उसमें इंजेक्शन लगाया, यानी कि एक बहुत ही फाइन नीडल होती है जो इक्सी का प्रोसीजर, उसके अंदर जाके स्पर्म को छोड़ के आ जाती है। ओके, ये वही प्रोसीजर है जो इनसाइड द बॉडी होता है, जो नहीं हो पाता तो आउटसाइड द बॉडी करना पड़ता है। ठीक है, इसको फिर इस प्रोसीजर के बाद हम रख देते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। सही है, इंक्यूबेटर का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा वो टेम्परेचर है जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। सही है, और उसको जब इंक्यूबेटर में रखते हैं तो इंक्यूबेटर में उसको जो एग है उसको ऐसा लगता है कि मैं इनसाइड द बॉडी हूँ, क्योंकि हम वो टेक्नोलॉजी और वो चीज़ उसको फराहम करते हैं मशीन के ज़रिए कि उसको ऐसे ही लगे कि ये बॉडी के अंदर है, तभी तो वो ग्रो करेगा। डेफिनेटली, और उसका स्पेशल मीडिया भी होता है जिसके अंदर उसे रखा जाता है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि ये आप समझें कि पाकिस्तान का डॉक्टर सजाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट, अगर ये कहा जाए कि ये सबसे एडवांस्ड सेंटर्स में से एक है दुनिया के, तो ये भी गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास टाइम लैप्स इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं। एक एम्ब्रियो जिसको एक आम आंख देख भी नहीं पाती, उसके एक एम्ब्रियो की हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। टाइम लैप्स इंक्यूबेटर्स ये कहलाते हैं। उसकी एक ग्रोथ, माइक्रोस्कोपिक, उसकी एक ग्रोथ चार्ट हमारे पास होता है। सेल जो होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है 2 में। जैसे एग आपने रख दिया, उसकी मल्टीप्लिकेशन जो एम्ब्रियो की शक्ल में वो जाएगा तो 2 सेल होंगे, ठीक हो फिर गया, 4 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 16 होंगे, इस तरीके से फिर 32 होंगे। फिर आगे जाके वो डे 4 डे 5 पे बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो हम बेसिकली 3rd पे या 4th डे पे उसकी ग्रोथ देखते हुए उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। सही है, इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि मेल इनफर्टिलिटी के अंदर हमारे कुछ पाकिस्तान में हमारे जो सेंटर है इसको कुछ हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स भी हमने की, जिसके अंदर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की एक टेक्नोलॉजी होती है, जो मैंने आपसे अभी फ्रीजिंग की बात की। जी जी, तो उसमें जो पहला बच्चा इस टेक्नोलॉजी से सक्सेसफुली पैदा हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सजाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में उस बच्ची थी महक, उसका नाम था महक, और अब तो वो माशाल्लाह से 21-22 साल की हो गई होगी माशाल्लाह। तो उसकी हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है एक सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज की, और उस वक्त के जो गवर्नर थे 2001 में उनको मदऊ भी किया। अच्छा, और बहुत ही हाई लेवल का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, और क्योंकि वो हिस्टोरिकल अचीवमेंट है पाकिस्तान की। उसके साथ फिर दूसरी हिस्टोरिकल अचीवमेंट हमारी जो है वो है एक मेल इनफर्टिलिटी में एक ट्रीटमेंट होता है मेल्स का, वो कहलाता है माइक्रोटीजी। एक होता है टेस्टिकुलर बायोप्सी होता है। कभी कभी ये होता है कि आप जब टेस्ट कराते हैं मेल्स का सीमेन एनालिसिस, तो स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे होते, तो उसके अंदर आप फिर ये देखते हैं कि स्पर्म्स बाहर क्यों नहीं आ रहे, क्या वजूहत हैं। तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है टेस्टिकुलर बायोप्सी। आप उसके अंदर टेस्टिस का एक छोटा सा टिश्यू का सैंपल लेते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर क्योंकि स्पर्म जनरेट हो रहे होते हैं कि अंदर स्पर्म्स तो नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं आ रहे। उसमें अक्सर दफ़ा मिलते हैं, अक्सर दफ़ा नहीं मिलते। इसके ऊपर एक बहुत ही हाईटेक प्रोसीजर आया है जो ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप के ज़रिए होता है, वो कहलाता है माइक्रोटीजी। ये एक बहुत ही एक फाइन प्रोसीजर है, और जो ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप के ज़रिए होता है। इसके अंदर अगर स्पर्म है, कहीं पे भी है टेस्टिस के अंदर, तो वो मिल जाता है। सही है, तो उसके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस प्रोसीजर से भी जो पहला बच्चा पाकिस्तान का जो पैदा हुआ वो भी माशाल्लाह से हमारे ही सेंटर से हुआ, और सक्सेसफुली पैदा हुआ टेक्नोलॉजी से। तो ये भी एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट हमें जाता है। और एक हमने किया था 2001 के अंदर ही, एक 29 ईयर्स के बाद एक बहुत ही यूनिक केस था, और पेशेंट का नाम हमारे इसमें
ब्रोशर में भी, हबीबुल्ला नाम है उनका। तो हबीबुल्ला साहब का जो हमने ट्रीटमेंट किया, उनका एक बड़ा यूनिक केस था। अच्छा। वो अफगानिस्तान से आए थे, उनकी 3 बीवियाँ थी। हबीबुल्ला साहब जो हैं, इनकी तीनों बीवियों का ज़ाहिर बात है इलाज हुआ और प्रॉब्लम निकला इनके अंदर बताइए। जो था मेल इनफर्टिलिटी का इशू था। तो उनका ट्रीटमेंट किया गया, तो उनके माशाल्लाह से पहली बीवी से भी बच्चे हुए, दूसरी बीवी से भी बच्चे हुए। और उनका जो पीरियड था मेल इनफर्टिलिटी का, वो एक रिकॉर्ड का हामिल था। 29 साल का जो था उनका मेल इनफर्टिलिटी का पीरियड था। उसके बाद उनको जो है ये हमारे सेंटर के थ्रू अल्लाह ताला ने जो है वो खुशी। बड़ी बात, ज़बरदस्त, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो पहला जो बेबी हुआ वो क्या टाइम था और उसको कितना टाइम लगा? जब आपने इसकी बुनियाद रखी तो ऑफिस कहाँ लिया था, कैसे स्टार्ट किया था? कुछ यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जी, ऑफिस यहीं क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में ही था। ओके। और उसके साथ ये कि जो हमारा इनॉग्रेशन का डे था, क्योंकि सेंटर तो शुरू हो गया था, उसी दिन हमें पहला हमारा जो था पॉजिटिव रिजल्ट मिला। उसी दिन। तो ये अल्लाह की तरफ से एक वो भी थी, साइन था कि आप अच्छी डायरेक्शन में हैं, कि आप सही काम कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आगे फिर जाहिर सी बात है कि फिर मेहनत की, सर झुका के अल्लाह ताला के सामने। आप अल्लाह ताला के सामने जब सर झुकाते हैं तो सारी दुनिया के सामने अल्लाह ताला सर आपका बुलंद कर देता है। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बहुत अच्छी बात कही है आपने। अच्छा, ये जो रुझान है आपके यहाँ, जैसे सेलिब्रिटीज़ के काफ़ी सारे जो है वो टेस्टिमोनियल्स कह लें, उनके पैगामात कह लें, वो आपके इदारे को मिलते रहते हैं। और ये तो मुल्की सतह पर तो है ही, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा जाए तो आपके जैकी चैन ने आपके लिए पैगाम अरसाल किया। तो ये कैसा है और ये मतलब इनके तासुरात कैसे होते हैं जब आप इनको यहाँ बुला के अपने यहाँ विज़िट करवाते हैं सारा? तो इन सेलिब्रिटीज़ के क्या तासुरात होते हैं? असल में एक चीज़ होती है कि आप मुंह से कहते हैं, एक चीज़ है जो इंग्लिश की कहावत है, सीइंग इज़ बिलीविंग। सीइंग इज़ बिलीविंग। तो लोग जो आते हैं, आप देखेंगे जो यहाँ पे मैं जो सारी चीज़ें हैं, मुझे अक्सर लोग जो मिलते हैं वो ये कहते हैं कि आप डॉक्टर सजाद की परछाई हैं। क्योंकि वो जब मुझसे मिलते हैं तो उनको वो फील आता है, वो कहते हैं कि आपसे मिलके हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर सजाद से बात कर रहे हैं या डॉक्टर सजाद बोल रहे हैं। वजह ये भी है और वजह ये भी है कि आपका तो एक्सपीरियंस, तजर्बा इस तरह का है ही नहीं। आपका तो जो देखा जाए आपका कैरियर, जिस तरह से आपने पढ़ाई की, तो वो तो है ही नहीं, लेकिन आप इतना इन डेप्थ चले गए कि वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी बातें, ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे कि मैं ऐसे ही लग रहा है कि डॉक्टर सजाद साहब के साथ बैठा, क्योंकि वो सारी इंटरनली चीज़ें आपने जो बताई हैं और जो डेप्थ में जाके बताई हैं। तो इनकी जैसे आपने बात की कि सेलिब्रिटीज़ वाला जो एंगल है, जो लोग आपसे ना खुद ब खुद जुड़ना चाहते हैं। तो लोग जब आपसे मिलते हैं, तो ये जो मैंने बात की कि लोगों को मुझसे मिलके ऐसा लगता है, तो उसकी वजह मैंने यही बताई कि सारी चीज़ें उनसे ही सीखें। और जब लोगों से मुलाकात होती है तो एक जो चीज़ है, एक प्यार, एक मोहब्बत और एक अदब वाला जो एलिमेंट है, तो वो उन्होंने मुझे सिखाया। और वो चीज़ इंसान को इंसान समझना, उसे अगर तकलीफ़ है तो उसके साथ जाके खड़े हो जाना। आज भी मैं देखता हूँ कि वो जब आते हैं यहाँ पे, वैसे वो अब ज़्यादा इस्लामाबाद होते हैं, कराची जब भी विज़िट करते हैं वो, तो वो आते हैं तो उनके पास आज भी लोग अपने मसले लेके आते हैं। अच्छा। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के जो जनरल मसले होते हैं उनके, और उनको मैंने ये देखा है कि वो कभी तफरीक नहीं करते कि कौन अमीर है और कौन गरीब है और कौन मसला लेके आया है। उनको मैंने आज भी यही देखा है कि इस एज के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके पास आता है वो कहते हैं कहाँ चलना है बताओ, वो उसी वक्त उठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं चलो। क्या बात। तो उससे जाके बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ है कि मतलब ऐसे लोग बहुत कम हैं दुनिया के अंदर। सही बात। तो ये चीज़ें मैंने बहुत सी सारी चीज़ें उन्हीं से सीखी, उनसे गाइडेंस ली। इसके साथ जैसे सेलिब्रिटीज़ की आपने बात की, तो सेलिब्रिटीज़ भी जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें देखते हैं, जुड़ना भी चाहते हैं और एक नेक काम भी है, तो इसमें कार खैर अपना डालना चाहते हैं। सही बात है। जैकी चैन की आपने बात की, तो आप देखें कि हमारा जो माशरा है पाकिस्तान का या इवन इंडिया का, यहाँ पे आप किसी को अप्रोच करें तो वो लोग पैसे मांगते हैं आपसे, बिल्कुल, एडवर्टिजमेंट के या कोई मैसेज देने के। और एक लेवल है हॉलीवुड का, बिल्कुल, जो जैकी चैन जिसमें है,
तो उससे भी ऊपर की बात। बिल्कुल, वो तो सबसे ऊपर की बात है। तो उनका असल में मैं बिजनेस पार्टनर रह चुका हूँ पाकिस्तान के अंदर। उनके साथ मैंने 7-8 साल काम किया एज अ बिजनेस पार्टनर। उनके कुछ प्रोडक्ट्स थे, उनकी कंपनीज थी माशाल्लाह, क्या उसके साथ मैंने काम किया। उनकी कंपनी का नाम था टी टेक, जैकी चेन्स टी टेक। तो वो टी की टेक्नोलॉजी को लेके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स उन्होंने लॉन्च किए। तो 7-8 साल मैंने उस कंपनी में उनके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर काम किया पाकिस्तान के रीजन के अंदर, और यहाँ पे मैं उनका एक्सक्लूसिव बिजनेस पार्टनर था। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि मैं उनका फ़ैन तो था ही, ज़ाहिर बात है, तो मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि हमारी 10th एनिवर्सरी आ रही है, ये बात है 16 साल पहले की। तो मैंने कहा कि आपको मैं मदऊ करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ भी लाएं और हमारी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। सही। तो उन्होंने फिर जो है मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि मेरी इस वक्त शूटिंग चल रही है रश आवर की हॉलीवुड में क्रिस टकर के साथ, और वो सारा, क्योंकि वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई आगे उनके कैरियर की सबसे बड़ी, बहुत बड़ी मूवी, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। तो उन्होंने कहा कि मैं विज़िट तो नहीं कर सकूंगा क्योंकि उस वक्त शूट चल रहा था हॉलीवुड में उनका, लेकिन उन्होंने एक लेटर ड्राफ्ट करके मुझे अपने लेटर हेड पे भेजा जो आज भी मेरे पास मौजूद है। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो एक मैसेज है वो उसके अंदर उन्होंने लिखा, और वो जो मैसेज है मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहूँगा। माशाल्लाह, बिल्कुल सुनाइए, क्या मैसेज है। मैं इस चीज़ पे हैरान था कि इन्होंने जो मैसेज दिया वो इतना गहराई है उसके अंदर और टू द पॉइंट दिया। अच्छा। और ऐसा मैसेज बहुत कम लोग दे सकते हैं। तो इनको जाहिर सी बात है कि एक तो दोस्ती भी है, बिल्कुल, और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही अच्छा लगा। पेशेंट जो देखते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर आदमी जैकी चेन का फ़ैन है, हर आदमी बचपन से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन्होंने मैसेज दिया कि इट इज़ माई हार्ट फेल्ट विश दैट ऑल चाइल्डलेस कपल्स हु आर ट्राइंग टू कंसीव will soon know the joy of being a parent. With today's modern technology and the help of organizations such as Dr. Sajad's Australian Concept Infertility IVF and Genetic Center, I am confident that your dreams of having a child will come true. तो मतलब है कि ये जो चीज़ है ये बहुत एक बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, कि आपको एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कि एक रिक्वेस्ट पे आपकी उनसे दोस्ती है और वो दें मैसेज। तो इसके साथ इन्होंने मुझे अलग से भी मेरे नाम से बहुत बड़ा एक पोस्टर है जो भेजा, उस पर बहुत ही अच्छा उन्होंने एक मैसेज लिखा चाइनीज़ के अंदर, वो भी मेरे घर में जो है वो फ्रेम किया हुआ है मैंने। बात ये होती है कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, बिल्कुल इंसान की जो है कोई औकात नहीं है। तो अल्लाह ताला देखते हैं नीयत, और इसीलिए कहा गया है कि सारी चीज़ों का जो दारोमदार है वो नीयत, हर अमल का दारोमदार नीयत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो नीयत अगर आपकी साफ़ है तो अल्लाह ताला कहाँ से गैर से मदद करते हैं, मंजिल आसान है। एक ये भी मैसेज देना चाहूँगा, वैसे एक जनरल मैसेज सब लोगों को, कि हमें जितना भी हम इस्लाम के करीब जाएं उतनी हमारी ज़िंदगी आसान होती है। नमाज टाइम से पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें, और ये भी कहा गया है कि आपका जो नफ्स है उस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो कहें कि आपने नफ्स पे कंट्रोल किया, एक कदम आपने उसको रख के दबाया तो दूसरा कदम आपका जन्नत में। क्या बात है, क्या 15,000 से ज़्यादा बच्चे इस इंस्टीट्यूट से 27 साल में पैदा हो चुके हैं। माशाल्लाह। तो आप सोचें कि ऐसे कितने घर होंगे जिनके अंदर खुशी आई, बिल्कुल, और उनके जो घर हैं टूटने से बच गए। वरना यहाँ पे इल्ज़ाम सिर्फ औरत को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जल्द से जल्द आएँ, सबसे ज़रूरी अपना ट्रीटमेंट कराएं। यानी ये सोचे बगैर कि भाई वो जहन में यही आता है पहले कि भाई अगर नहीं हुआ साल भर में कुछ मामला आगे बढ़ा औलाद की तरफ से तो बड़े प्रेशर, ज़ाहिरी बात है मियाँ बीवी दोनों पे प्रेशर होता है, फिर ससुराल का प्रेशर, फिर घर का प्रेशर। तो ज़ाहिरी बात है उसकी वजह से कई ऐसे ख़ानदान हैं जो कि पहुँचते भी नहीं है इस डर से, ये पता नहीं क्या हो। भाई सबसे पहले तो आप आकर इलाज के लिए बात करें, कंसल्टेंसी लें आप, ताकि पता चले कि मसला है क्या। कई सारी चीज़ें वही तो नहीं कि बांझपन पे ही आके रुक गई है कि नहीं।
और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका हल आप पहले ही, ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको उसी तरफ लेके जाते हैं, हर एक को उस ट्रीटमेंट पे तो नहीं ले जाते ना, कई ऐसे होते होंगे पेशेंट जिनको बगैर ट्रीटमेंट के गुजारते होंगे। इसके अंदर ऐसे ही है कि कुछ लोग तो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल, और ये चीज़ लोगों को नहीं पता होती। हो सकता है उनके मसले का हल बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उन्होंने इतने साल लगा दिए आने में, और उसके बाद वो खुद भी सोचते होंगे हम पहले ही चले जाते। बिल्कुल, तो जितनी जल्दी आएंगे, तो ये अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और कराची में जैसे हमारा ये जो सेंटर लोकेटेड है, ये है बिलावल चुरंगी बारबेक्यू टू नाइट के बैक साइड पे, नेक्स्ट टू प्रेंजो, इसके साथ आपका पैल्पा है। तो इस रीजन के अंदर हम यहाँ पे हैं, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में। तो यहाँ पेशेंट बिल्कुल आए। तो ये सबसे पहला बेबी दुनिया में तो 1978 में आया जी। सबसे पहली बेबी जो थी उसका नाम था लुइस ब्राउन जी, और वो पैदा हुई 1978 में। ट्रीटमेंट IVF का जो इजाद हुआ ये हुआ 1976 में, और इत्तेफाक से जो है 1976 मेरा भी साल है जिसमें मैं पैदा हुआ। अच्छा, तो काफ़ी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। तो खैर, लेकिन 78 के अंदर प्रॉपरली जो है वो बेबी जो पैदा हुई उसका नाम था लुइस ब्राउन। और लुइस ब्राउन तो वो थी जिन्होंने आगे से बेबी को जन्म दिया है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सजाद जो मेरे फादर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी और मेरी जो मदर हैं, जो एंजल ट्रस्ट की चेयरपर्सन है, इनकी मुलाकात हुई। अच्छा। लुइस ब्राउन से 2-3 मुलाकातें इनकी रहीं, और इन्होंने बहुत ही एक ज़बरदस्त जो है मैसेज भी लिख के दिया डॉक्टर सजाद को, जैसे जैकी चेन ने दिया था। जी, वो भी आपकी और वो भी हमारे ब्रोशर में हमने डाला है कि आप सोचें कि ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट में से आता है कि जो पहली बेबी पैदा होती है उससे भी जब रिक्वेस्ट की जाती है तो वो भी आपको मैसेज लिख के देती है, और वो भी इतना खूबसूरत कि कीप मेकिंग हेल्दी बेबीज, लुइस ब्राउन साइन करके। तो ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है, इज़्ज़त अल्लाह ताला देते हैं। तो हमारा काम है कि हम काम करें, मेहनत करें, पेशेंट्स के लिए जितनी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर बात करना चाहूँगा अपने फादर की, डॉक्टर सजाद की। उनका एक और भी एक जो विज़न है वो ये, टेक्नोलॉजी वाइज जो है ना सेंटर को वो हमेशा आगे रखते हैं बाकी सेंटर से। जो टेक्नोलॉजी जैसे इसमें ASRM होती है, अमेरिकन साइंटिफिक कांग्रेस होती है वहाँ पे अमेरिका के अंदर, फिर यूरोपियन होती है एशरे, तो उसके अंदर वो हर साल जाते हैं, उसमें देखते हैं कि पेपर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या ऐसी दुनिया में आ गई है, दुनिया में आई जो अभी तक पीछे ना रह जाए। उसके अंदर हम पीछे नहीं रहते। अब वो जितनी भी महंगी हो तो पेशेंट के इलाज के लिए जिससे उसे फ़ायदा हो सकता है तो वो हम लाते हैं, मेंटेन कराते हैं। उसके साथ हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उनको हम फ़क्तन फ़वक्तन, एक तो ज़्यादातर हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं सब ने बाहर से कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन ली हुई है IVF में और इसमें। तो उसके साथ हम उसके अलावा भी उन्हें भेजते रहते हैं रिफ़्रेशर कोर्सेज़ के लिए, इन कॉन्फ्रेंसेस में भेजते रहते हैं। तो वो हमारा जो एक पढ़ने लिखने वाला भी जो अमल है, जहाँ पे पाकिस्तान बहुत पीछे है, उसमें भी हम दुनिया में आगे रहने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ हमारे ऐसे बहुत से रिसर्च पेपर्स हैं जो कि हमने बड़े हॉस्पिटल्स के साथ, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इश्तराक में रिसर्चेस की हैं। तो मोर देन आई थिंक अभी आज तक तो 1000 से ज़्यादा शायद रिसर्च पेपर्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट के। वाह। तो हम हर एंगल को कवर करके चलते हैं। अच्छा, ये जो एक सवाल मेरा एक जहन में आता है, जैसे 1998 में ये इदारा बना तो इसका नाम आपने ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट रखा है, इसका इसी क्या रीज़न? क्योंकि ये बना ऑस्ट्रेलियन इश्तराक के साथ, और सारे हमारे एफिलिएशन थी वहाँ से जी। और इसके साथ ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं ये सब ऑस्ट्रेलिया जाके ट्रेन हुए और वहीं से सारी टेक्नोलॉजी सीखी। और इसके साथ हमारी टेक्निकल एफिलिएशंस भी हैं और रही भी थ्रू आउट द ईयर्स। हमारे जो एफिलिएशन है डॉक्टर जेम्स कैट के साथ रही, ये वहाँ पे मोनाश IVF में भी रहे, और फिर डायरेक्टर एम्ब्रियोलॉजी भी रहे नेशनल लेवल पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अंदर। इसके साथ फिर आपकी हैं डॉक्टर एड्रियाना पोप, ये भी डायरेक्टर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी रहीं ऑस्ट्रेलियन
गवर्नमेंट के साथ जो एक बहुत बड़ा उनका एक ये पोजीशन होती है डायरेक्टर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, जिसके अंडर पूरे ऑस्ट्रेलिया की लैब्स होती हैं। उन्होंने हमारे सेंटर्स को विज़िट किया, कराची किया, लाहौर किया, और उन्होंने उसको सर्टिफाई किया, उसके प्रोटोकॉल्स सारे देखे, और उसके साथ जो है उसकी हर चीज़ असेस की, फिर सर्टिफिकेट इशू किया, ISO सर्टिफिकेशन भी हमने हासिल की, और डॉक्टर जेम्स कैट ने भी हमें सर्टिफिकेट दिया, डॉक्टर एड्रियान पोप ने भी सर्टिफिकेट दिया। इसके साथ सिर्फ इनसे ही नहीं रखी भी हमने, हम अब काम कर रहे हैं इंटरनेशनली। तो हम जैसे कि इंटरनेशनली अलग अलग लोगों को भी बुलाते हैं। सही है। हम जैसे टर्की से बुलाते हैं, बाकी लोग दुनिया के खित्तों से बुलाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब ये फैल गई है, और इसमें कई मुल्क हैं, वैसे बहुत से मुल्क हैं जिसमें इनकी आगे जो टेक्नोलॉजी वाइज कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब हमारी तकरीबन दुनिया में हर जगह ये एफिलिएशन है। सही बात है। बड़ी बड़ी कंपनी से एफिलिएशन है, बड़े बड़े साइंटिफिक उनसे एफिलिएशंस हैं, और ऐसे इदारे जो जर्नल्स पब्लिश करते हैं, क्योंकि हम रिसर्च में भी हैं। तो अब जो है ये काम फैल चुका है। अब इसको इंटरनेशनल आप कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब ये 18 ब्रांचेस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, तमाम ब्रांचेस के अंदर एक जैसी सहूलियत मैसर है? बिल्कुल, इसके अंदर इसके दो तरीके की ब्रांचेस होती हैं हमारी। एक है फुल फ्लेज ब्रांच, और फुल फ्लेज ब्रांच के अंदर सारी चीज़ें अंडर वन रूफ हम करते हैं। और एक हमारा जो मॉडल है वो कहलाता है सब सेंटर का। जो छोटे शहर हैं वहाँ पे हमने रखे हुए सब सेंटर्स, और बड़े जो शहर हैं उसमें हमने रखे हुए फुल फ्लेज सेंटर्स। तो हम वहाँ पे बेसिक उनकी सारी टेस्टिंग हो जाती है, फाइल रेडी हो जाती है, और उनको ये पता लग जाता है कि उनका क्या प्रॉब्लम है और आगे किस प्रोसीजर पे जाना है। उनको फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है सब सेंटर से मेन सेंटर्स में। तो इस तरीके से उसको फिर हम आगे लेके चलते हैं। इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और अभी रिसेंटली गुजरावाला के अंदर हमारे फुल फ्लेज सेंटर्स माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। ये बिल्कुल। तो आगे क्या एक्सपेंड करने का इरादा है आपका इसके अलावा, और कहाँ इसको देखते हैं आप? इसमें तो देखें जितना भी आप एक्सपेंशन करें, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने जैसे इसमें, क्योंकि मेरे 27-28 साल इसमें जैसे पूरी ज़िंदगी इसमें मेरी शामिल है, मेरा सारा फ़ोन इसमें शामिल है, सारी मेहनत इसमें शामिल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की आज भी कमी है, और आज भी ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर सज्जाद से जब भी बात होती है तो वो हमेशा ये तज़किरा करते हैं कि आगे जो ये टेक्नोलॉजी है, ये जिस पे आज हम काम कर रहे हैं IVF में, वो बताते हैं कि 10 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी जिससे ये ट्रीटमेंट होगा। तो उन टेक्नोलॉजीज़ पे नज़र रखना और उनके साथ कदम मिला के दुनिया के अगर चलना है, तो पाकिस्तान को भी इसी तरीके की सोच रखने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि जो तकरीबन जो भी सेंटर्स की तादाद है पूरे पाकिस्तान में देखा जाए, आपके तो अपने ब्रांचेस हैं ना, इसकी आप जैसे कई इदारे हैं जिन्होंने और भी इस तरह के सेंटर्स खोल रखे हैं, 22-23 इदारे हैं पाकिस्तान में, क्या इन इदारों को और होना चाहिए? इसकी कितनी ज़रूरत है, कितना काल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इदारे और खुलने चाहिए? इसमें ज़रूरत तो है। आप देखें जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऐसे इदारों को बिल्कुल आगे भी आना चाहिए, खुलना भी चाहिए। और इसके अंदर एक नीश मार्केट है, इसके अंदर जिन लोगों का इलाज होता है उसमें से 10 में से जो इसकी शरह है सक्सेस की, वो 40 to 45% है वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब ये कि 10 लोगों का इलाज होगा तो 4 पॉजिटिव हो जाएंगे, 6 नेगेटिव होंगे, उनको फिर आके इलाज कराना है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंस जो हम लोग देते हैं वो देते हैं सर्विस के ऊपर, कस्टमर सर्विस पे, कि पेशेंट जो आए, आप यहाँ पे किसी से भी जाके मिलें, किसी से भी पूछें रैंडमली, आप पेशेंट से मिलें या स्टाफ से मिलें, किसी से भी, तो उनको यहाँ पेशेंट जिनके पॉजिटिव भी होते हैं, इवन नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी जाके वापस यहीं आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें बिल्कुल घर जैसा माहौल मिल रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी जैसे पता है कि जैसे फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादातर यहाँ पे काम है, तो ज़्यादा जो स्टाफ है हमारा फीमेल है, तो उनको भी हम ऐसे ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि बिल्कुल फैमिली की तरह। और हमारा ये बहुत कम इदारों में ऐसा होता है कि अगर कोई छोड़ के जाए, किसी लड़की की शादी है या कोई और पढ़ने के लिए जाना चाहती है, वो जब भी कंप्लीट करता है अपना काम वो लड़की, तो वापस वो यहीं आती है। सही है। तो ये एक बड़ी बात है, स्टैम्प है
पॉजिटिव साइन है, आपकी यानी आप किसी इदारे को पे- निकालते नहीं है, कहने की बात है अपने किसी भी और यहाँ पे अगर आप टेन्योर भी देखें ना लोगों का, तो यहाँ पे 19 साल वाले भी मिलेंगे आपको, बताइए। 22 साल वाले भी मिलेंगे, और कुछ हो सकता है 25 साल ये वाले कामयाब भी इदारों मिलेंगे। की निशानी है सर। और कुछ आपको जो है 26-27 साल वाले मुझ जैसे भी अरे सर, आपकी ज़िंदगी में ये जानना चाहता हूँ आमिर साहब कि आपने जो ये तो यहाँ तो आना मकसूद था डे फर्स्ट से आप यहाँ, लेकिन इसके अलावा जो आपकी लाइफ की जो शेड्स हैं, जैसे आपने मॉडलिंग की और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी किए, मुख्तलिफ़ फिल्मों में रहे, हॉलीवुड में भी जाके आपने, तो उस बारे में ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो क्या था और उसमें आप कहाँ तक गए थे। वो शौक था जी उसमें शौक तो था और अब भी है और बहुत ज़्यादा है। और असल में एक चीज़ होती है पैशन। तो मुझे इस चीज़ का जो शौक हुआ, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। सही। और उसके साथ वहीं से मैंने एक इंटरनेशनल डिप्लोमा हासिल किया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। उसके साथ फिर मैं पाकिस्तान में जो है IBA का टॉपर भी हूँ, और यहाँ से मैंने डिप्लोमा हासिल किया IT एंटरप्रेन्योरशिप में। इनका फर्स्ट टाइम ये बैच था, तो फर्स्ट बैच था इसका IT का, IT एंटरप्रेन्योरशिप का। एक बहुत ही यूनिक किस्म का कोर्स था जो ये लेके आए थे, और उसमें मैंने टॉप किया। और तो उसके साथ फिर मैंने सर्टिफिकेशंस हासिल की। NED में टॉप किया जाके। NED में जो है बना मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर इन HR, और फिर मैं बना इंटरनेशनल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर इन इंडस्ट्रियल बिहेवियर साइकोलॉजी, जिसका NLP भी एक हिस्सा है। और फिर मैंने एक और डिप्लोमा किया हुआ, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं और जितनी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स हैं, क्योंकि मुझे खुद बहुत शौक है इस चीज़ का, तो वो मैंने टाइम तो नहीं होता लेकिन फिर भी निकाल के उसको कंप्लीट किया। तो मेरे पास बेतहाशा सर्टिफिकेशंस हैं, बेतहाशा डिप्लोमास हैं, और ये चीज़ मैं जारी रखता हूँ एजुकेशन वाला सेगमेंट। अच्छा, एजुकेशन के साथ साथ ये जो शौक था एक्टिंग का, ये कब स्टार्ट हुआ? इसका तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा। वो ये कि जैसे लोग आते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि आप CEO हैं और ये हैं और आपकी एबिलिटीज़ हैं और वो सारा, तो इतना तो मुझे भी पता होता है वो सारी चीज़ें, लेकिन मैंने खुद अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक चीज़ जो है वो आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी इसका तस्करा नहीं किया, क्योंकि आज हैं हम 2024 में। जी। और ये बात बता रहा हूँ आपको 2019 की। मैंने कहा कि मुझे ना वापस जाना है और किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, और अपने आप को देखना है कि आज मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ इतने सालों के बाद एज अ पर्सन। मतलब माशरे में इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी है, हर चीज़ है, लेकिन एज अ पर्सन मैं कहाँ हूँ खुद। मतलब है कि तो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया, और मैंने सबसे जो पाकिस्तान का जो मुस्तनद जो कहीं इंस्टीट्यूट है बिजनेस का, वो IBA कि IBA के बाहर से भी लोग जो गुजरते हैं तो वो उसकी तरफ देखते हुए जाते हैं। एक उम्मीद की किरण होती है उनके जहन में कि ये वो इदारा है जहाँ मतलब है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जैसे लम्ज़ हो गया, बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे उसमें जो है उनको पढ़ाया जाता है। तो वहाँ मैंने जाके एडमिशन लिया, टेस्ट हुआ और वो पास भी किया। और लेकिन मैंने वहाँ पे एक चीज़ की, मुझे वहाँ पे ना किसी को ये बताना नहीं था कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा बैकग्राउंड क्या है। सही है। तो वहाँ मैं गया एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, और जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे एंटर हुआ तो मैंने देखा क्लास के अंदर हमारे जो सर थे डॉक्टर इमरान बटाटा। अच्छा। तो वो पढ़ा रहे थे। जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने कही वो मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा डेटा इज़ एवरीथिंग। डेटा इज़ एवरीथिंग। डेटा, क्योंकि IT में तो डेटा ही तो है। बिल्कुल सही है। तो और वहाँ जब मैंने देखा वहाँ पे रिसेंट ग्रेजुएट्स IBA के भी बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं, उस वक्त मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये मैंने जो है इन लोगों से थोड़ा सा पंगा ले लिया क्योंकि ये मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया कॉलेज और उससे यूनिवर्सिटी से निकले हुए, तो मैंने कहा अब इनके साथ मैं किस तरीके से वो कम्पीट करूँगा। खैर, और मैं वहाँ पे गया भी ऐसे ही था एज अ नॉर्मल, क्योंकि किसी को मेरा बैकग्राउंड नहीं पता था, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या हूँ। और उनके साथ, लेकिन वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था
एक ऐसा लगा कि दोबारा आदमी स्कूल आ गया, कॉलेज कैंटीन में वही मजाक हंसी और वही असाइनमेंट्स कर रहे हैं बैठ के सारे। लेकिन मैंने एक चीज़ उसमें तकलीफ बहुत हुई मुझे, क्योंकि संडे को भी सुबह जाना पड़ता था 9 बजे 5 बजे तक संडे को। स्केड्यूल नहीं है आप जिस तरह स्केड्यूल भी नहीं है उसमें जाना निकलना, क्योंकि वहाँ जाते हुए जैसे ही गाड़ी से मैं उतरता था तो टाई उतार देता था, कोट उतार देता था, मुझे वो अटायर नहीं चाहिए था। तो आखिरी दिन तक भी, बल्कि उसके बाद भी कुछ लोगों को शायद आज तक भी नहीं पता कि मैं कौन था, मैं कहाँ से आया और वहाँ क्या किया और क्या करके चला गया। और वहाँ जब मैं गया तो फिर मेहनत मैंने बहुत की और एक दिन आया और डॉक्टर इमरान बटाडा ने बुलाया हमें सबको वहाँ पे और एक डिनर दिया एलुमनाई के लिए जी। और उसके डिनर के बाद फिर उन्होंने बताया कि 1-1.5 महीने के बाद अवार्डिंग सेरेमनी होगी, डिप्लोमा अवार्डिंग सेरेमनी, वो हुई। और जब वो सेरेमनी हुई तो मैंने वैसे ही, मेरे साथ एक दोस्त मेरे बैठे हुए थे तो उनको मैंने कहा मेरा भी नाम आएगा तो आप वीडियो बना लीजिएगा। अच्छा, मैं जब उसमें हॉल में गया तो देखा, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इतना बड़ा होगा सेरेमनी का, क्योंकि उसमें अच्छे खासे लोग थे। जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे उस वक्त के, वो उसमें बोर्ड में भी थे, वो वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। तो वो अभी वीडियो बना ही रहे थे, उनको मैंने कैमरा दिया, मैंने कहा तुम ऑन ही रखो, जब भी मेरा नाम आएगा तो अच्छा वीडियो बन जाए, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स तो वहाँ हो ही रहे थे वैसे ही जनरली। तो एकदम से जैसे ही वहाँ पे उन्होंने शुरू किया प्रोग्राम तो उन्होंने फिर अनाउंस किया, एकदम से नाम आया कि टॉपर in diploma in IT entrepreneurship in IBA first batch ever, सैयद आमिर सज्जाद। क्या बात। तो वो उस दिन जो है मुझे एक चीज़ का ना यकीन हुआ, और जब वो मेरे हाथ में जो अवार्ड आया तो मुझे उस दिन इस चीज़ का एक यकीन हुआ कि आप जब मेहनत करते हैं दिल से तो उसका सिला देता है अल्लाह ताला, तो उसका अल्लाह ताला सिला देता है। वो एक बहुत अजीब व गरीब फीलिंग थी मेरी उस वक्त कि वो चीज़ मिलना, और अपने आप से जो कम्पीट मैं करने गया था किसी को बताए बगैर, कि किसी को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, देखने के लिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बिल्कुल। और वहाँ पे जाके फिर इतने सालों के बाद टॉप करना, वो भी बड़ी बात। और वो भी वो जो पढ़ते हुए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके साथ, बिल्कुल उनके साथ, क्योंकि आपका तो गैप है, आप तो नहीं पढ़ रहे थे इस दरमियान में, बड़ी बात है। तो एक्टिंग का हमारा सवाल रह गया, एक्टिंग का, मॉडलिंग का, और जैसे फिल्में बनाने का शुरू से शौक़ है और है भी और आगे भी रहेगा। और उसमें ये कि फैमिली सपोर्ट इतनी रही नहीं, क्योंकि फादर को ये चीज़ जो है थोड़ी सी नहीं पसंद, ज़ाहिर है वो तो मेडिकल लाइन से रिलेट करते हैं। और जाहिर बात है कि बिजनेस किया हुआ था वो सारा, तो उसमें वो उनको लगता था कि ये ऐसे ही एक हॉबी है, ज़ाहिर है हॉबी है। तो लेकिन वो जाहिर बात है एक पैशन की चीज़ होती है, तो उसको मैं उस वक्त फिर तर्क कर दिया बिल्कुल ही। जब ये शुरू किया हमने ये इंस्टीट्यूट वगैरह सारा, तो उसके अंदर मैंने काफ़ी काम किया। मैंने सुल्ताना सिद्दीकी जो है, सुल्ताना आपा, उनके ड्रामे में काम किया। चेहरा नाम था उस ड्रामे का, बहुत बड़ी कास्ट थी उसकी। हुमायूं सईद थे उसमें, वनीज़ा थी उसके अंदर, फिल्म स्टार नदीम थे उसके अंदर, यानी काफ़ी आपके लड़कपन के दौर की बात है। हाँ, और उसके साथ फिर शाज़िया मंजूर का एक जो सबसे फेमस सॉन्ग है, बल्कि उनको अभी तमगे से भी नवाजा जी सितारा तो हुस्न कारकर्दगी है, तो उनका जो सबसे फेमस सॉन्ग है, बल्कि उनको जब तमगा मिला तो मेरे जहन में वही आया कि इनका जो सबसे फेमस सॉन्ग था वो था माही आवेगा, नूर जहाँ का, जो उन्होंने उसको री डब किया था, पंजाबी सॉन्ग। तो उसमें मैं मेन मॉडल था, तो वो आज भी यूट्यूब पे है। तो ऐसे बहुत से काम किए। फरदीन खान के साथ जो है मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे वहाँ प्रोडक्शन में थे, बहुत ही करीबी मेरे दोस्त, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। उस मूवी में भी कुछ सीन्स हैं मेरे फरदीन खान के साथ। कौन सी मूवी थी? फरदीन खान की लॉन्चिंग मूवी थी, ऑस्ट्रेलिया में आई थी, प्रेम अगन, उसमें काम किया। फिर फॉक्स स्टूडियो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ ट्रेनी प्रोडक्शन असिस्टेंट उस टाइम पे कुछ मूवीज़ थी जो आई थी। कैनू रीव की आई थी मैट्रिक्स, टॉम क्रूज की आई थी मिशन इम्पॉसिबल 2, और जॉन ट्रेवोल्टा की आई थी द थिन रेड लाइन। सही है। तो इस दौरान उसी ज़माने में वहाँ बनी, तो उसके अंदर इनके एज अ ट्रेनी प्रोडक्शन असिस्टेंट मैं इसमें मौजूद था। तो उसका मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी है वहाँ से। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि
उस ज़माने में जो क्रू आता था सारा हॉलीवुड से आता था और पहले से डिसाइडेड होता था किसको लेना है। तो वहाँ पे मेरे एक जानने वाले थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे फिर डाला भी और फिर उसके साथ उसमें सर्टिफिकेट वो भी मौका मिला आपको काम करने का? जी, वो भी काम करने का मौका मिला। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब है कि इसके साथ मैं स्केचिंग भी करता हूँ, मैं ऑयल पेंट भी करता हूँ, मैं मिक्स मीडिया आर्ट भी करता हूँ। बिल्कुल, ये हॉबीज़ हैं। और इसके साथ मैं दुनिया में सबसे कहें कि बड़ा कलेक्टर हूँ हॉलीवुड में। जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मूवीज़ में कलेक्टेबल आइटम्स कहलाते हैं। जैसे रैम्बो है, उसके जितने नाइफ्स हैं जो सेट पे यूज़ हुए हुए हैं वो सब मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा। रॉकी की बेल्ट मेरे पास है, रॉकी के ग्लव्स मेरे पास हैं, टर्मिनेटर का जो लाइफ साइज स्टैचू है एंडोस्केलेटन का वो मेरे पास है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का जो कहें कि लाइफ साइज बस्ट है, ब्रूस ली का, वैन डैम का, इवन सलमान खान और ऐसे बहुत सी सुपरमैन, इनके लाइफ साइज स्टैचूज़ हैं। और वो उस तरीके के हैं कि जो उसकी क्रिस्टल आई बॉल है, रियल आईब्रोज हैं, रियल हेयर्स हैं। तो डेडपूल का है, आयरन मैन का है, शौक की वजह से सारे सुपर हीरोज के हैं। आप किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवी का नाम ले लें हॉलीवुड की, जुरासिक पार्क का, कुछ भी, कोई भी, एक भी, वो सब चीज़ें उसकी कोई ना कोई चीज़ मेरे पास, किंग कॉन्ग का, वो हर चीज़ मेरे पास, गॉडजिला का, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। तो इसके साथ फिर एक लॉबी कार्ड्स का बहुत बड़ा एक कलेक्शन है मेरे पास। 80s 90s के अंदर जो ये सिनेमा के बाहर पिक्चर्स लगती थी जिसके नीचे लिखा होता था मेड इन यूएसए, वो फिल्म की कुछ फोटोज होती थी, ये प्रिंट होके आती थी यूएसए से। अच्छा, मैं ये उस ज़माने में देखता था कि लोगों का फिल्म में कम ध्यान होता था, पोस्टर्स पे वो जो तस्वीरें थी ना उनको वो बहुत जोर से देखते थे। और ये रुझान पता नहीं क्यों इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि लोगों का उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता था। उसकी मेरे पास बहुत बड़ी कलेक्शन है जो ओरिजिनल लॉबी कार्ड है। फिर मैंने अपने तकरीबन 1000 से ज़्यादा सुपर हीरोज़ अपने खुद के क्रिएट किए थे। ज़बरदस्त। और इसके साथ फिर जैसे इवेंट है हमारे अभी आने वाले हैं, जैसे कॉमिक कॉन पाकिस्तान के इवेंट्स आ रहे हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, वो कर रहे हैं। कुछ ग्राफिक नॉवेल्स हम डेवलप कर रहे हैं सुपर हीरोज़ के, उसकी प्रोडक्शंस पे काम कर रहे हैं। कुछ हॉलीवुड प्रोडक्शंस हैं उनके साथ हम लोग एफिलिएटेड हैं, उनके साथ मिल के कुछ काम करना प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी। बहुत बड़ी बात है। तो बस ये है कि ज़िंदगी है और ज़िंदगी छोटी है, और कुछ बुक्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ आजकल। इसके साथ मैंने 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स किए डिफरेंट चैनल्स पे, इकॉनमी पे जाके एज अ सीनियर एनालिस्ट में बात करता हूँ, और अखबारों में कॉलम्स भी मैं लिखता हूँ। 3-4 मेरी बुक्स हैं जो बस पब्लिश होने वाली हैं, और उसकी लॉन्चिंग में भी मैं आपको इंशाल्लाह इनवाइट करूँगा। तो ये है सारी चीज़। मेरे ख्याल में इंसान को अल्लाह ताला जो भी एबिलिटी देता है, मेरा पर्सनली सोचना ये है कि उसका कोई रीज़न होता है, और अगर कोई पैशन भी आपको दिए तो उसका भी कोई रीज़न है। तो उसके ज़रिए आप अपना क्या मैसेज दुनिया को देते हैं, आप क्या फैज़ ट्रांसफर कर सकते हैं, फैज़, और उसकी क्या तस्वीर की अक्कासी करके आप दुनिया को दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरा ये मानना है कि टैलेंट दिए अल्लाह ने, और अगर अल्लाह ने दिया है तो वो आपसे इस टैलेंट के ज़रिए कोई काम लेना चाहते हैं, और अगर आप उस टैलेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी के अंदर। तो आपको उस टैलेंट को इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि ये कि लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, उसका फैज़ पहुँचे। सही। और ये कि वो देखें कि आपको अल्लाह ने कैसा जहन दिया। अगर एक इंसान की ज़िंदगी भी आपकी किसी बात करने से, जैसे मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी जाता हूँ, बहुत जगह बात करता हूँ, बदल जाती है। अगर कोई एक चीज़ भी, एक जुमले से किसी की ज़िंदगी पे असर पड़ता है, तो आप ये सोचें कि वो कितनी बड़ी एक नेमत है और अल्लाह की तरफ से जो आप पे उसने अता की, आपको उस तरीके का एक तख्लीकी किस्म का जो दिमाग दिया। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों से भी मुलाकात होती है, जिन लोगों से भी मैं मिलता हूँ, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आमिर साहब, ये आखिर में आप पैगाम देना चाहें कोई नौजवान नस्ल को कि वो अपनी ज़िंदगी में अगर आना चाहें इस तरफ, तो वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? नौजवान, पहला मैसेज तो मैं IVF के ज़रिए ही देना चाहूँगा लोगों के लिए, वो ये है कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करें,
और ये आपका अपना इदारा है, डॉक्टर सज्जाद ऑस्ट्रेलियन काउंसिल। मेरा नाम है सैयद आमिर सज्जाद, मैं CEO हूँ। डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन है, वो चेयरमैन है हमारे ग्रुप के। और आप आएँ, हमसे रब्ता करें, मुझसे मिलना है मुझसे मिलें, डॉक्टर सज्जाद से मिलें। और इसमें टाइम वेस्ट ना करें, जितनी जल्द आ सकते हैं उतनी जल्द आएँ, और उतनी जल्द ही अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको शिफा देंगे। तो टाइम वेस्ट ना करें, इसमें तो यही मैसेज है। हम क्योंकि कोर्सेज भी कराते हैं इसके, तो हमारा ऐसा कोई भी एंगल आप देखेंगे कि हम मिस नहीं करते। डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए CMEs कराते हैं, और अभी रमज़ान से पहले भी 2 CMEs कराई हमने। और एक CME जो है ये स्टैंड करती है कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, और ये वो एजुकेशन होती है जो कंटिन्यू रहती है ना आपकी। तो जो डॉक्टर्स बन चुके हैं साथ साथ ये भी साथ इसको भी आगे पढ़ाई को लेके जाते हैं। तो इसमें उनको रिफ्रेशर कोर्सेज कराते हैं जो आउटसाइड डॉक्टर्स हैं, जो कराची के हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के। तो वो बहुत लाइक करते हैं, आते हैं, पढ़ते हैं। और इत्तेफाक से लास्ट तो हमारा था ये 8 मार्च पे पड़ा, तो हमने 8 मार्च पे उसका सबको ख़त्म हुआ, वुमेंस डे भी था, तो उसमें सबको फूल भी दिया और एक केक कटिंग सेरेमनी भी रखी। तो वो था। उसके साथ ये कि फिर हम इसके अलावा ART की हमारी एक इंस्टीट्यूट भी है, जिसके ज़रिए हम प्रॉपर कोर्सेज कराते हैं। तो नौजवानों को सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं वो, तो उसमें वो आके डॉक्टर्स पढ़ते हैं, और वो बहुत डिटेल्ड कोर्सेज होते हैं IVF के और जेनेटिक्स के अंदर। उसका एक एक सेगमेंट हम कवर करते हैं। सही है। तो वो एक बहुत बड़ी टीम है हमारी जो वो कोर्सेज कराती है। दूसरी चीज़ जो यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा, कि पाकिस्तान का जो इस वक्त 55% बच्चा है वो स्कूल नहीं जा रहा। हमारा जो हम एक प्राइड लेते हैं हर जगह एक बात कहने में, वो ये है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी वो यूथ है। तो यूथ का अगर 55% बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा रहा, तो आप उसकी अगर निकालें परसेंटेज, इसका मतलब है कि जो 30% के करीब या इवन 32% के करीब आपके जो बच्चे हैं वो अगर स्कूल ही नहीं जा रहे, तो इवेंचुअली फिर होगा क्या? जब वो बड़े होंगे तो वो करेंगे क्या? इस वक्त आप देखें, आपके जो जितने भी नेबर्स हैं सब आपसे आगे बढ़ चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान है जो पीछे खड़ा हुआ है। कितनी पाकिस्तान के अंदर नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने दी। आपकी जो कोस्ट लाइन है 1040 किलोमीटर पे मबनी है, सही। सी की कोस्ट लाइन, उस पर हम काम नहीं कर रहे। आपके पास दुनिया के अंदर 30 बुलंद तरीन पहाड़ हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर है। सेकंड लार्जेस्ट आपकी जो हाईएस्ट जो माउंटेन है वो K2 है, वो पाकिस्तान में। इतनी बड़ी उसकी रेंज है। तो आपके पास रेगिस्तान भी हैं, आपके पास सहरा भी हैं, आपके पास समुंदर भी है, आपके पास पहाड़ भी हैं। कौन सी ऐसी नेमत है जो पाकिस्तान में नहीं है? और मैं एक चीज़ जो मेरा बिलीव है वो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोगों को मैंने देखा है, अपने आप को भी मैंने देखा है कि मेरा जहन कैसा है और लोगों का भी जहन कैसा है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को टैलेंट इतना है, पाकिस्तान के अंदर लोगों को अगर सही एक जगह मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो वो एक विजन मिल जाए। जैसे कि मैं हर प्रोग्राम में अपने टीवी के ये लाजमी बात करता हूँ कि हमारे यहाँ विजन की कमी है। विजन नहीं बनाते हम, जैसे विजन 2030, विजन 2040, विजन 2050 के इस पे जाके हमें अचीव क्या करना है, उसका प्लान होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम अचीव करेंगे, कैसे पाकिस्तान को निकालेंगे गुर्बत से बाहर, हर चीज़ से बाहर। तो फर्स्ट तो आप प्लान करें ना, पहले फर्स्ट तो आप प्लान करें, तभी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जितने लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं और जितने लोगों को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, चाहे आप पाकिस्तान में पैदा हुए या पाकिस्तान से बाहर, और अगर आप पाकिस्तानी हैं, सिर्फ एक चीज़ में इन्वेस्ट करें, सिर्फ एजुकेशन। अगर हम ये 55% बच्चा जो हमारा आज स्कूल नहीं जा रहा, इसको कम करके 90% पे भी ले आते हैं, 95% पे भी ले आते हैं, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सर्विस होगी। इससे बड़ी सर्विस हम कर ही नहीं सकते। आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि आज मैं ये देखता हूँ कि हर इंसान के अपने रंग के झंडे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं
कि हमारे जो मुल्क का जो झंडा है उसका रंग है सब्ज़ और सफ़ेद, और जो मेरा झंडा है सब्ज़ और सफ़ेद। और दूसरी चीज़ पाकिस्तान जिस पे कायम हुआ वो है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। तो हमें आज ये सवाल अपने आप से करना चाहिए कि आर वी यूनाइटेड? नो। ठीक है, यूनाइटेड क्या हम में फेथ है? नहीं। क्या हम डिसिप्लिन है? नहीं। तो हमें इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और जिस दिन, मेरा ये मानना है कि जिस दिन हम यूनाइटेड हो गए, एक साथ आके खड़े हो गए, जिस दिन हमारा लिटरेसी रेट 100 को टच करने लग गया, जिस दिन हमें फेथ आ गया, जिस दिन हम डिसिप्लिन हो गए, उस दिन आप देखिएगा कि पाकिस्तान कहाँ जाके खड़ा होगा। और पाकिस्तान का जो झंडा है, ये आज मैं आपको बता दूं कि रहती दुनिया तक सारी दुनिया के झंडों से सर बुलंद रहेगा, हवा में लहराता रहेगा। और आखिर में हर प्रोग्राम के मैं जैसे कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, ये हमारी मुलाकात थी सईद आमिर सज्जाद साहब से। बहुत कुछ इनकी बातों से, इनकी गुफ्तगू से सीखने का मौका मिला होगा। तो इंशाल्लाह आगे चल के हम अपने प्रोग्राम में ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात कराएंगे। आखिर में इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल, अपने मेज़बान गज़नफ़र जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।